Hello students, we were discussing the redox reaction, and in the previous videos we have discussed all the type of questions of NCERT exercise and the concept of redox reaction chapter. So that chapter has been complete हो चुका है. Today we are going to start a new chapter. हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, we will discuss the chapter some organic techniques some important technique of organic chemistry. मीन्स यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या हमें डिस्कस करना है देख लीजिए. यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है और मैं यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट और जिनको आप बेसिक बोल सकते हैं टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो इसको बड़ा जरा ध्यान से आप इसको करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर इज स्पेशली important for each type of chemistry, whether it is physical, inorganic और organic. इसी तरह यहाँ ये वाला जो चैप्टर है ये तो ऑर्गेनिक का बिल्कुल रूट है, ये मान के चलिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं, किसी भी टाइप की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं कर पाएंगे इसके बिना. ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो बेटा, एज वी नो द कंपाउंड विच आर फाउंड with carbon and hydrogen sometimes are known as hydrocarbons. 10th क्लास वाला जो हमें पता है डेफिनेशन. ठीक है, बट द कंपाउंड्स which has halogens, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. ठीक है, जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस के साथ प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड्स भी क्या कहलाएंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है कि कार्बन ही वहां पर प्रेजेंट होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं. हाँ, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, बट दे आर टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन. वो एक अलग सेपरेट एक आपकी ब्रांच हो गई है हाइड्रोकार्बन, जो इस साल आपको पढ़नी है. जो आगे वाली ये इनसे मिले हुए कार्बन और इन सबसे मिले हुए जो कंपाउंड है वो आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे. यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी है वो भी है. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, लेकिन और थोड़ा एडवांस जाइए, इन सबसे मिलकर बनने वाले कंपाउंड को भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये कार्बन के साथ प्रेजेंट होंगे तब भी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये जो पुराना है, ये जो मतलब इसका जो हिस्ट्री है या फिर ये कितने साल पुरानी है, इट इज 250, अबाउट 250 नाम मान करके आप इसको 1780s का ये काम है. तो कितना हुआ 1980 200 और हाँ 240 इयर्स ओल्ड है. 240 इयर्स ओल्ड कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट था वो 240 इयर्स ओल्ड कंसेप्ट है. एंड इन 1780s बर्जीलियस स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है, बर्जीलियस जो था स्वीडिश साइंटिस्ट था, 1780s के आसपास 1780s में उसने क्या किया, उसने वो मेजर कर रहा था, वो आइडेंटिफाई कर रहा था, वो डिस्टिंग्विश कर रहा था, वाज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनके बिटवीन वो क्या कर रहा था, डिस्टिंग्विशमेंट कर रहा था. चलिए, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थी ये उसको कहां मिले, ये उसको मिले प्लांट्स के अंदर. ठीक है, ये उसको मिले वेजिटेबल्स के अंदर, ये उसको मिले आपके जो स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज मतलब लिविंग स्पीसीज,
स्पीसीज के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में वो बना लेता है, ठीक है, जैसे किसी भी लैब उस समय होती थी वहां पर वो सिंथेसाइज कर लेता है, लैब सिंथेसिस, ठीक है। तो ये भाई साहब की थ्योरी क्या थी बर्जीलियस की, वो कह रहे थे कि क्या है कि लिविंग स्पीसीज हैज अ वाइटल पावर, ठीक है, जादुई शक्ति। वो कह रहे हैं कि वाइटल पावर है इनके पास, तो कि यही ऐसे ये जो चीजें हैं यही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पा रहे हैं और कहीं तो मिल ही नहीं मुझे। उसने प्लांट्स में चेक किया, ट्रीज में चेक किया, ह्यूमन बीइंग के अंदर चेक किया, लिविंग क्रिएचर्स के अंदर चेक किया, लिविंग स्पीसीज के अंदर चेक किया, एनिमल्स के अंदर चेक किया, ठीक है। तो वहीं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली मिल रहा था, मेजरली उसने वहीं मेजर किया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनते हैं। तो उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि इन सब के पास तो ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है, ऐसा जादू है, ऐसी वाइटल पावर है कि ये लोग ही क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, और तो कोई बनता ही नहीं, ठीक है। क्या बताया कि यही जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं और तो कोई नहीं बना सकता। तो ये थियरी उसकी कुछ दिनों तक चली, कुछ लोगों ने इसको मान भी लिया, ठीक है। जैसे ही कुछ लोगों ने मान लिया तो मतलब लोगों ने देखा कि हाँ भाई ऐसा ही है, ऐसा ही लगा उन्हें भी, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि लगभग आपके 30 साल, ठीक है, यहां मैं कर दूंगा छोटा सा ही है, लगभग 30 साल बाद 1828, 30 नहीं 40 50 48 ईयर्स बाद, आफ्टर 48 ईयर्स एक साइंटिस्ट था एफ मुलर, इसने क्या कहा, इसने कहा कुछ नहीं, इसका एक ये एक्सपेरिमेंट ये भी करता रहता था। तो अमोनियम साइनेट था, क्या था, अमोनियम साइनेट, ये कुछ कंपाउंड बना रहा था कुछ और, मतलब एक्सपेरिमेंट एक कर रहा था। तो उसने हीट जब इसको किया तो एक चीज बनी NH2CO NH2, ठीक है, क्या बना NH2CO NH2, ये बन गया। और जैसे ही ये बना हल्ला मच गया, क्यों, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है अमोनियम कार्बोनेट, सॉरी साइनेट, क्या बना, यूरिया। ये सबसे पहला आपका कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन एनी लैबोरेटरी, ठीक है। किसी लैबोरेटरी में वो जब सिंथेसाइज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किया गया तो उसमें सबसे पहला क्या था, उसमें सबसे पहला था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, ठीक है। तो फर्दर इसके बाद फिर जो प्रोसेस चली, इसके बाद जो आपका बोलते हैं कि जनरेशन चली ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अलग अलग साइंटिस्ट ने, किसी ने हाइड्रोकार्बन बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, तब वहां से जो है स्टार्ट हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब वहां से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर एक आपकी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनको नया बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पे डिस्कस ज्यादा किया गया। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मतलब कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आप पढ़ के आए हैं चैप्टर 4 जो कि बॉन्डिंग चैप्टर है। तो वहां जितना भी कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वेदर इट इज वीवीटी, ठीक है, वेदर इट इज एमओटी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये सब उसके पार्ट हैं। तो ये सब इस तरीके से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यहाँ जनरली 12th क्लास में हमको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने होते हैं जिनमें कार्बन जनरली इंक्लूड रहता है, ठीक है।
जैसे कि आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन, एल्केल एल्काइन, फिर पढ़ोगे आप अल्काइल हैलाइड जिसमें आपका हेलोजन होगा, फिर पढ़ोगे आप अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप होता है, फिर पढ़ोगे आप एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप होता है, फिर आप पढ़ोगे कीटोन जिसमें CO ग्रुप होता है ऑक्सीजन वाले, ठीक है, फिर आप पढ़ोगे अमाइन जिसमें CH3NH2 होता है, NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, फिर सल्फर वाले कंपाउंड भी पढ़ सकते हो, SO3H सल्फोनिक एसिड भी पढ़ोगे, फिर फॉस्फोरस के भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली आप कार्बन के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके उनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, बाकी चीजें 11th क्लास में केवल आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के, जिसमें कि आपका एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, बस केवल इतना पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जितना भी एक्सपेरिमेंट है फंक्शनल ग्रुप का, जितने भी बाकी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड है उनके अलग अलग चैप्टर क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए आप इसका एक फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया सा, और फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए, चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन या इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कार्बन या प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया, दो ही चीजें हैं इसकी, टेट्रावैलेंस एंड शेप, ठीक है। अब टेट्रावैलेंस तो हमें पता है, कार्बन क्यों, कार्बन C6 होता है, 1s2 2s2 और 2p2 ये होता है, और ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेकेंड सेल का। ठीक है, जब ये बॉन्ड बनाता है तब क्या करेगा, ये चारों मिलकर के 4 नए बनाएंगे, जिससे कि 4 ऑर्बिटल इसके अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बन सकते हैं टेट्रावैलेंस। दूसरा इसका है, हमने लास्ट ईयर भी आपको बताया था, कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर, बेटा कैटेनेशन पावर क्या होती है? कैटेनेशन पावर इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू जॉइन विद द अनदर एटम with the identical another atom। आइडेंटिकल मतलब उसी के जैसा दूसरा एटम, जैसे कार्बन के बाद कार्बन के बाद कार्बन के बाद कार्बन, जैसा कि आपको डायमंड देखने को मिलता है, जैसे कि आप ग्रेफाइट देख पाओगे, जैसे कि आप फ्लोरीन में देख पाओगे, फ्लोरीन, जैसे कि आप ग्रेफीन में देख पाओगे, ग्रेफीन, जैसे कि आप प्रोटीन्स के अंदर देख पाओगे, ठीक है, जैसे कि आप DNA के अंदर देख पाओगे, जैसे कि आप RNA में देख पाओगे, बहुत लंबी लैंग्वेज होगी, जैसे आप पॉलीमर्स में देख पाओगे, नेचुरल हो चाहे आपका सिंथेटिक हो, ठीक है। ये सब क्या है, कार्बन की कैटेनेशन पावर है। कार्बन इसमें लगभग 20 30 100 कार्बन एक ही चेन में लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैटेनेशन पावर होती है। तो कार्बन की जो 2 प्रॉपर्टीज हैं यही इसको स्पेशल बनाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्या है कि आप कितना भी बड़ा कंपाउंड बना लो, आप इसके साइक्लिक कंपाउंड बनाओ बहुत अच्छे, आप इसके बॉन्ड बनाओ, 4 बॉन्ड बनेंगे, चारों अलग अलग प्लेन में बनेंगे ना, तो ये मतलब अलग प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। चलिए, तो ये टेट्रावैलेंस और कैटेनेशन पावर था। इसके बाद बात करते हैं कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कार्बन की, हाइब्रिडाइजेशन।
अब हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन शो कर सकता है वो कितने टाइप का कर सकता है, sp नो sp भी कर सकता है, sp2 कर सकता है और sp3 कर सकता है। इससे ज्यादा कर नहीं पाएगा बिकॉज इट डज नॉट हैव मोर देन 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बाद इसके पास ऑर्बिटल नहीं है तो 4 ऑर्बिटल के काउंट 4 है तो sp3 बनेगा, बनता dsp2 भी है लेकिन वो कार्बन के लिए नहीं बनता, वो स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, वहां पर लोन पेयर चाहिए समथिंग जो भी है उसकी कंडीशन। तो sp sp2 sp3 इसके एग्जाम्पल बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही याद रखो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपली याद रखो एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, जो आपको बताया। अब यहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है अलग ही टाइप का, जिसमें कि p ऑर्बिटल जो होगा आपका, जो पैरेलल वाले होते हैं, पैरेलल ओरिएंटेशन के होते हैं। एक मैं करके दिखा दूंगा, एक पहले पैरेलल ओरिएंटेशन का जो होता है इट विल ओवरलैप जो करता है वो भी पैरेलल करता है, पैरेलल ओवरलैप करता है, और पैरेलल ओवरलैप करने के बाद वो एक बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भला ये क्या चीज है, चलो भैया आपको दिखाते हैं। कार्बन, दूसरा कार्बन, ये इसका pz ऑर्बिटल था जिसने ये यहाँ पर ये रहा pz, दोनों का pz मैंने बना दिया, ये वाले pz है जिन्होंने ओवरलैप किया है। यहाँ ये हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा, हेड टू हेड हो गया। लेकिन इसका जो p ऑर्बिटल है 1 अब पूरा हुआ है, ठीक है, px py pz यहाँ तक, और इसका भी px py, ये तो समझ आ रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन में हमने आपको बताया। तो जो x है ये वाला, ये इसके साथ अटैच होगा, y जो है अपने पैरेलल वाले के साथ अटैच होगा। ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग करने के बाद जब ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो जो पाई बॉन्ड है वो एक तो इसका ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैप्ड इसको बोलते हैं एक्सटेंट, जो है लेस होता है, कम होता है, सो इट इज वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड है, एनर्जेटिक है, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी होगी, स्टेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा ये जो प्लेन है ये वाला, इस प्लेन में एटम्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड है इस प्लेन के अबोव और बिलो अबोव एंड बिलो क्या करता है, अबोव एंड बिलो, इट लाइज और इट प्रेजेंट, ऐसे लिखिए, ये जो प्रेजेंट होता है अबोव एंड बिलो, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो या तो ऊपर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एटम्स के प्लेन से, या नीचे एग्जिस्ट करेगा। और जब ये ऊपर या नीचे एग्जिस्ट करेगा मींस इट इज मोर अवेलेबल। अच्छा, अब आप इसका एक ही शॉट लो, अब बढ़िया बातें चलेगी फटाफट, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत सी बातें बतानी है। ठीक है, अब जब हमने ये कर लिया, अबो और बिलो, जब प्लेन के अबो और बिलो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट रहेगा, तो क्या होगा देख लेना। देखो यहाँ पर ये कार्बन, फिर से ये कार्बन, ये सपोज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन था। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड बनने हैं, एक यहाँ बन रहा है, एक क्लाउड ये बन रहा है। ठीक है, जब ये क्लाउड बन रहे हैं मीन्स ये क्या है, मोर अवेलेबल फॉर अटैकिंग स्पीशीज, यानी कि इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो चीज यहाँ करके करेगी नहीं करेगी, या कुछ भी एनर्जी मिलती है, या कोई भी चीज अटैक कर सकती है। आप फर्दर आप टाइप ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये मोर अवेलेबल है अटैकिंग स्पीशीज के लिए पाई बॉन्ड। ठीक है, और एक बात, जब ये पाई बॉन्ड बन चुका है, सपोज ये मेरा कार्बन है, एक दूसरा कार्बन ये है, और भाई मैंने ये बॉन्ड बना लिया, डबल ट्रिपल तो नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ, आप डबल वाले में मेजर कर लें इसको कि सपोज डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, और क्योंकि जब पाई बॉन्ड बनेगा तो
तो ये जो ऑर्बिटल है भैया ये एक ही प्लेन वाले होने चाहिए, तभी तो सामने सामने होंगे। भाई एक बात बताओ, आपके सामने अगर ये दोनों हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये ऐसे रहे तो क्या ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी ना। अगर ये एक ही प्लेन में होंगे तब ओवरलैपिंग होगी। तो यानी कि एक ही प्लेन में थे, मैंने ला दिए, इनको मैंने आपके सामने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे बनाया इन्होंने बॉन्ड, ये ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब ये बॉन्ड बना लिया, एक ही प्लेन में है और ऐसे स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे बंधे हुए हैं, तो क्या ये दूसरे प्लेन में जा पाएंगे? नहीं, स्ट्रिक्ट हैं भाई, स्ट्रिक्ट हो गया रोटेशन। अब ये एक ही प्लेन में दूसरे प्लेन में जाएंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, तो यानी कि पाई बॉन्ड जो होगा वो आपको प्लेनर मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराएगा। पाई बॉन्ड जो बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म, पाई बॉन्ड बना एंड when pi bond is formed, it provide प्लेनरिटी। प्लेनरिटी मतलब एक ही प्लेन, ठीक है। अब जैसे आपका बेंजीन है, चलो बेंजीन की बात करें, इसके बाद यही कर लिए थे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दोनों कार्बन तो एक प्लेन में है। कहाँ तो कार्बन टेट्राहेड्रल होने की वजह से चारों बॉन्ड अपने अलग अलग बना रहा था भाई, अलग अलग प्लेन दे रहा था, ठीक है। ठीक है, ये अलग अलग प्लेन दे रहा था, लेकिन क्या यहाँ क्या वो जब दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा, यहाँ कार्बन जुड़ सकते हैं और अलग अलग प्लेन मिल सकते हैं, बशर्ते कि उनके बिटवीन केवल एक सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड ना हो। अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो फिर जिन भी दो कार्बन के बिटवीन पाई बॉन्ड, एक भी आ गया, तीन दो तो चलो आगे दो आगे, अगर एक भी आ गया तभी भी वो दोनों एक ही प्लेन में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है।